हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू दी सर्वोच क्लासेस। माई सेल्फ गौरव गर्ग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हमारा 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि नीट पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर जरूर बनते हैं, तो ध्यान दे करके सुनना है, अच्छे से समझना है। 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब है 8 से 12 नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नीट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? आम भाषा में अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नॉर्मली फंक्शन करना रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। ठीक है, लेकिन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन रखी है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या रखी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए किसी भी पर्सन को वेल बीइंग होना पड़ता है, संपूर्ण होना पड़ता है कुछ एक्सपेक्ट्स में, कुछ चीज़ों में। कौन कौन सी हैं वो चीज़ें? फिजिकली रूप से, इमोशनल रूप से, बिहेवियर रूप से और सोशल रूप से। इन चारों एस्पेक्ट्स के अंदर किसी भी पर्सन को टोटली संपूर्ण होना पड़ता है। यानी कि फिजिकल रूप से, भावात्मक रूप से, बिहेवियर रूप से, व्यवहारिक रूप से, सोशल रूप से, सामाजिक रूप से, इन चारों चीज़ों में उसको निपुण होना पड़ता है। याद रखेंगे, नीट में क्वेश्चन बन सकता है। चारों एस्पेक्ट्स के नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी याद रखनी है। और साथ ही साथ किसी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन में कौन कौन से 4 एस्पेक्ट्स हैं वो हमें याद रखने। ठीक है, समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गेन करने में क्या क्या प्रॉब्लम है और उसको सोल्व करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज है। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं। इंडिया वाज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया उन पहली कंट्रियों में से एक था जिन्होंने क्या स्टार्ट किया था? नेशनल लेवल पर प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। किस चीज के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किए थे? टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। जिन जिन कंट्रीज ने सबसे पहले, तो इंडिया भी उनमें से एक था। ठीक है, इंडिया उनमें से एक कंट्री था जिन्होंने सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किए थे नेशनल लेवल पर। किस पर? नेशनल लेवल पर। और उस प्रोग्राम का जो नाम था वो था फैमिली प्लानिंग। क्या नाम था? फैमिली प्लानिंग, जो कि स्टार्ट हुआ था 1951 में। कब स्टार्ट किया था इंडिया ने? 1951 में। और उस प्रोग्राम का नाम क्या था? फैमिली प्लानिंग। क्वेश्चन बन सकता है नीट के अंदर, तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब फैमिली प्लानिंग का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स और जुड़ गए हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर और जुड़ गई है। अब उसका नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, यानी कि RCH। इसका नया नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब आपको प्रोग्राम का नाम फैमिली प्लानिंग याद नहीं रखना है, आपको नाम याद रखना है RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ RCH के टास्क क्या है, मकसद क्या है? 2 मकसद हैं, मेनली 2 मकसद है। अवेयरनेस को लेके आना पीपल के अंदर अबाउट दी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसके बारे में पीपल्स के अंदर अवेयरनेस लाना, जागरूकता लेके आना। ठीक है, साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी को बनाना, कैसे? फैसिलिटी प्रोवाइड करके और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करके इन रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटीज को बनाना।
ठीक है। और इन एक्सपेक्ट्स को, इन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए आरसीएच क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या उनकी स्ट्रेटेजी है। पहले ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया। अवेयरनेस को प्राप्त करने के लिए क्या किया, हेल्प ली किसकी, ओके, ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। बच्चों आज के टाइम पे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं ऑडियो वीडियो के लिए, मोबाइल हैं, टीवीज़ हैं, एलसीडी है और हमारे लैपटॉप्स हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन बहुत टाइम पहले जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे ना, तो उस टाइम इतने सोर्सेज नहीं थे। ऑडियो के लिए केवल रेडियोज़ थे, ट्रांजिस्टर्स थे, वो भी कुछ ही घरों में होते थे, लोग वहीं पर बैठ करके सभी लोग सुनते थे। ऑडियो के लिए, वीडियोज़ के लिए टीवीज़ भी बहुत कम होते थे, टेलीविज़न्स बहुत कम होते थे, पूरे एक एरिया में कुछ ही टीवी होते थे और बहुत सारे लोग उसी पर टीवी देखते थे, बहुत मूवीज़ देखते थे, सॉन्ग्स जो भी थे, ठीक है, सीरियल्स वगैरह। तो बहुत कम सोर्सेज थे जहाँ तक कि ये प्रोग्राम्स की बातें, अवेयरनेस वहाँ तक पहुँच सके। साथ ही साथ प्रिंट मीडिया का भी सहारा लिया गया। प्रिंट मीडिया यानी कि पोस्टर्स का सहारा लिया गया, साथ में पंफलेट, न्यूज़पेपर्स वगैरह में इन चीज़ों का सहारा लिया। किसने लिया? अवेयरनेस कौन करता है? गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, यानी कि एनजीओज और गवर्नमेंटल कंपनियों ने मिल करके क्या क्या किया, अवेयरनेस के लिए इन चीज़ों का सहारा लिया। अवेयरनेस किससे रिलेटेड? रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस यहाँ पर की। वो एस्पेक्ट्स कौन से हैं? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स कौन से हैं? लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, ठीक है, एल्डोसेंस एंड उससे रिलेटेड चेंजेस, किशोर अवस्था और उसमें जो चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस। आप लोग तो बायो के स्टूडेंट हैं, लेकिन इस अवस्था से तो हर स्टूडेंट गुजरता है, हर कोई पर्सन इस अवस्था से गुजरता है, टीनेज से हर कोई गुजरता है। तो उसके अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आप लोगों को पता है, आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। उनको सुनना चाहिए, उनको ताकि पता होना चाहिए कि उनकी बॉडी में क्या चेंज आ रहे हैं और इससे उनको कैसे निकलना है। क्योंकि टीन एज में ना हार्मोनल चेंजेस आने की वजह से बॉडी में तो चेंजेस आते ही हैं, साथ ही साथ बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इमोशंस के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उनसे कैसे बाहर निकलना है, यहाँ पर उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो वो पता होना चाहिए हर स्टूडेंट को, ठीक है, हर स्टूडेंट को उस चीज़ के बारे में, उस एज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। घबराना नहीं होता, सबके साथ होता है, सब पर्सन, सब पेरेंट्स, सब लोग इस स्टेज से गुजर चुके होते हैं। तो हमें हमारे पेरेंट्स का या इन एनजीओज का सहारा लेना चाहिए इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ कौन कौन से और एस्पेक्ट्स हैं? सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। एसटीडी के बारे में और एड्स जैसे ये डिजीज हैं, इनके बारे में भी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। और यही काम होता है आरसीएच का। आरसीएच यही काम के बारे में नॉलेज देता है ऑडियो, वीडियो और प्रिंट मीडिया के द्वारा, जो कि फैलाई जाती है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, ठीक है। और इसमें हम किसकी मदद ले सकते हैं? पेरेंट्स की, क्लोज रिलेटिव्स की, टीचर्स की और फ्रेंड्स की, जो हमें सही गाइडलाइंस दे सके, इंफॉर्मेशन दे सके, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है या एनजीओज के द्वारा जारी की गई है। वो इंफॉर्मेशन राइटली हमें समझा सके। कौन कौन पेरेंट्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं? हमारे रिलेशंस में बहुत ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जिनसे हम क्लोजली होते हैं, वो हमें सही गाइडलाइंस दे सकते हैं। टीचर्स होते हैं, हमारे अच्छे दोस्त हो सकते हैं,
बहुत सारे दोस्त गाइडलाइंस भी दे सकते हैं, लेकिन हमें उनसे बचना चाहिए। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हमें सही गाइडलाइंस दे सकें, जो कि गवर्नमेंट और एनजीओज के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, ठीक है। और इन अवेयरनेस को प्राप्त करने के लिए आरसीएच ने ना स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन का भी प्रोविजन रखा गया है। सेक्स एजुकेशन भी स्कूलों में दी जाने लगी है, ताकि जो टीनेज में बच्चे हैं वो इन एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझ सकें, ताकि वो और सभी चीज़ों से बच सकें, अपने अंदर एक माइंड में क्लियरिटी रख सकें। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए, पहले ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज आरसीएच ने अपनाई है, ये सभी वो स्ट्रेटेजीज है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था? एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी को बनाना और फैसिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो वो कैसे है? मेनली फर्टाइल कपल और मैरिजेबल कपल्स इसके अंदर आते हैं। जो फर्टाइल कपल्स हैं या जो मैरिजेबल एज के ग्रुप के लोग हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर उनको क्या क्या चीजें बताई जाती है? क्या क्या चीजें? बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, ये हम करेंगे भी। सेकंड लेक्चर के अंदर हम इसको ही करेंगे। कौन सा सेप्टिक ऑप्शंस जो हैं हमारे, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स, प्रेग्नेंट वुमेन की केयर होनी चाहिए। ठीक है, मदर्स की पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। प्रेगनेंसी से पहले तो केयर है ही, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरी भी मदर की और चाइल्ड की केयर बहुत जरूरी है रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बनाने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध। क्या तूने माँ का दूध पिया है? हम ये आम भाषा में सुनते हैं, माँ का दूध नहीं पिया होगा, ये हम माँ का दूध जो है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है, वो बच्चे को मेंटली और फिजिकली स्ट्रोंग बनाता है, बच्चों मेंटली और फिजिकली स्ट्रोंग बनाता है। इसकी इम्पोर्टेंस भी हर पर्सन को समझनी चाहिए, हर वुमन को समझनी चाहिए, हर मदर को समझनी चाहिए। अरे मेरा फिगर खराब हो जाएगा। काफ़ी मूवीज़ में हम ये देखते हैं कि मदर्स जो हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करती हैं, कहीं हमारा फिगर खराब हो जाए, या हाई सोसाइटीज़ में या लोअर में उनके पास टाइम नहीं होता। तो ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बच्चे के लिए। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, मेल एंड फीमेल चाइल्ड के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, ये बात सबको समझानी चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मेल चाइल्ड को ज़्यादा केयर मिलती है, जबकि फीमेल चाइल्ड को कम केयर मिलती है। ये हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें दोनों बच्चों के लिए इक्वल होना चाहिए, मेल चाइल्ड के लिए भी और फीमेल चाइल्ड के लिए, दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों। ये ध्यान रखना है, ये चीज़ याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि मेल चाइल्ड को ही ग्रो करना है, फीमेल चाइल्ड के लिए एजुकेशन कम है या अपॉर्चुनिटीज़ कम है, नहीं, बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हमें इस बात को अपने माइंड में बिठाना है। ठीक है, प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो कंट्रोल में नहीं होगी तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या उसके ड्रॉबैक हैं, इस चीज़ को भी हमें समझाना है कपल्स को, ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वो जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी सोर्सेज हैं, उसका इस्तेमाल कर सके और पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख सके। ठीक है, सोशल इवल्स लाइक सेक्स अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के बारे में भी उनको जानकारी देनी चाहिए। यही ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव 2 की स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, जो आरसीएच प्रोग्राम इन पे काम कर रहे हैं। समझ में आ गई है? ये पॉइंट टू पॉइंट इसको
डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिए गए हैं पॉइंट, लेकिन एक टेबल की फॉर्म में एक पॉइंट्स के रूप में यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अम्नियोसेंटेंसिस, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये एक टेस्ट होता है बच्चों, एक टाइप का टेस्ट होता है जो कब होता है? डिलीवरी से पहले, प्रीनेंटल टेस्ट दैट कैन डायग्नोज जेनेटिक डिसऑर्डर। बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक करने के लिए ये टेस्ट होता है जबकि वुमेन जो है या मदर जो है प्रेग्नेंट होती है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्या किया जाता है? ये देखिए, एक इंजेक्शन से एक फ्लूइड यहां से निकाला जाता है एम्ब्रायो से। ठीक है, जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है वहां से एक फ्लूइड निकाला जाता है। उस फ्लूइड में क्या होता है? बच्चे से रिलेटेड जो फीटस है उससे रिलेटेड सेल्स आ जाती हैं, साथ ही साथ डिजोल्व सब्सटेंसेस भी वहां से हमें मिल जाते हैं। फीटल सेल्स और डिजोल्व सब्सटेंसेस जो हैं उस इंजेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, और उस इंजेक्शन के अंदर जो सेल्स हैं उनको एग्जामिन करके, उन डिजोल्व सॉल्यूशंस को एग्जामिन करके हमें उनके अंदर कोई भी डिजीज है तो वो पता चल जाता है। कौन कौन से डिजीज हैं याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है, हमें याद रखना है। ये 3 डिजीज के नाम हमें जेनेटिक डिजीज है वो पता चल जाते हैं कि उनके अंदर, बच्चे के अंदर कोई डिजीज तो नहीं। इनमें से डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया, ये 3 डिजीज के नाम याद रखने हैं। और भी बहुत सारे डिजीज हैं जो हमें पता चल जाते हैं, लेकिन हमें ये 3 डिजीज जो है एनसीईआरटी में दिए गए हैं तो इनके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। और कब ये एक्सपेरिमेंट, ये टेस्ट कब होता है? जब प्रेगनेंसी जो है वो इतने वीक्स की हो, 15 से 20 वीक्स के बीच में ये टेस्ट जनरली किया जाता है। उसके बाद भी हो सकता है अगर जरूरी हो, लेकिन यूजुअली बेटर यहीं पर होता है। इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन उसके भी काफ़ी ड्रॉबैक है, हमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक चीज़ याद रखनी है कि 15 to 20 वीक के बीच में जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम ये टेस्ट बहुत कॉमन है और वहीं पर उसी टाइम किया जाता है। लेकिन अब इस टेस्ट के अंदर ना बहुत सारे मिसयूज होने लगे हैं। इस टेस्ट के बहुत सारे मिसयूज होने लग गए हैं। क्या? ओके, मिसयूज क्या है इस टेस्ट के? इससे हमें क्रोमोसोम्स का नंबर या उसके अंदर डिजीज कौन से हैं वो तो पता चलने लगे हैं, लेकिन क्रोमोसोम का टाइप भी पता चलने लगा है। क्रोमोसोम के टाइप भी कि XX है या XY है, ये भी पता चलने लगा है इस टेस्ट से। तो ये मिसयूज होने लगा है इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा। सेक्स डिटर्मिनेशन पता चलने लग गई है। सेक्स डिटर्मिनेशन से क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन से फीमेल फीटस को मार दिया जाता है। फीमेल फीटस को, अगर उसके अंदर जो फीटस है वो फीमेल है, हम क्या कहते हैं? भ्रूण हत्या। उसको क्या कहते हैं? कन्या की भ्रूण हत्या हिंदी में जो बोलते हैं वो होने लगी है, जो कि बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। ये पहले काफ़ी टाइम से ही चल रहा है, लेकिन अब उसके ऊपर स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया गया है, संवैधानिक बैन लगा दिया गया है कि अगर कोई डॉक्टर या कोई भी लैब वाला इस तरह के टेस्ट करता हुआ पा गया फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, डिजीज पता करनी है, उसके लिए वो टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये टेस्ट करता हुआ पाता है तो उसके लिए लीगल प्रोसीजर है, उसको काफ़ी
दंड दिए जाते हैं, काफ़ी उसके लिए सजा है। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए अब ये कोई टेस्ट नहीं कर सकता लीगली। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। समझ में आ गई है? इस मिसयूज को ओवरकम करने के लिए इंडिया ने इसके ऊपर बैन लगा दिया है। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कोई भी टेस्ट नहीं करता, अगर करते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि उसका मिसयूज क्या होने लग गया था, जैसे ही पेरेंट्स को पता चलता था कि फीमेल फीटस है तो उसको अबॉर्शंस वगैरह करवा दिया जाता था, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारा लिंग अनुपात है, जिनको हम बोलते हैं फीमेल और मेल, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आने लगा था। रेशियो जो सेक्सेस जो थे वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी, इसलिए। ठीक है, ध्यान रखना है। समझ में आ गई है? और इस टॉपिक में हमारे एक दिया गया है अबाउट द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल, जिसका नाम है सहेली। क्या नाम है? सहेली। सहेली एक ड्रग है बच्चों, एक पाइल है, एक गोली है जो कि डेवलप की गई थी। किसने डेवलप की गई थी? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ ने इसको डेवलप किया था। और ये क्या है? एक टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे। अभी बस यहाँ दिया हुआ है, इसलिए आपको नाम याद होना चाहिए, सहेली, और किसने डेवलप किया है, ये चीज़ यहाँ पर याद होनी चाहिए। प्रॉपर नेक्स्ट लेक्चर में सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में डिटेल में करेंगे, अच्छे से करेंगे, समझ कर करेंगे कि उसमें क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गई? आज के लिए इतना ही। यहाँ कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ये सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन है, यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन है। समझने की ज़रूरत है बच्चों, आपको क्यों इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, क्यों बारी बारी फोर्स किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, या ये चैप्टर यहाँ पर क्यों डाला गया है, ताकि आपके एक ब्रॉड माइंड बन जाए इन चीज़ों के बारे में, कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको। आप भी टीन एज में हैं, आपकी एज भी यही है, 15 to 24 एज जो होती है, उनके अंदर ही ये डिजीज़ या ये इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये प्रॉब्लम्स ना रहें आपके अंदर, आपको ईजिली समझ में आ सके। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जो मैथ के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, उनको इस बारे में आप अच्छे से गाइड कर सके। भाई ये चीज़ आपको देखनी चाहिए, ये लेक्चर आपको देखना चाहिए, या ये चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। आप भी इससे गुजरोगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, समझ में आ गया है? कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पर आपको वीडियोस मिलती रहे, और नेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।